अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ को। आज की इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, साथ ही साथ इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन और साथ ही साथ जब दो चार्ज के दरमियान कोई और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, आज की इस वीडियो में उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। हमें कहा जा रहा है कि ये फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं ना हमारे पास। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने डिस्कस किया था ना कि दो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल दो हमारे पास जो है वो सिमिलर चार्जेस हैं, इनके दरमियान क्या है, ये रिपल्जन की फोर्स है ना, दोनों एक दूसरे को धकेल रहे होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस, 2 point चार्जेस हैं, इनके दरमियान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। यानी Q1 और Q2 दो चार्जेस है ना, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको समझाता हूँ। अब इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इन दोनों की चार्जेस की जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी वो फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल ये चार्जेस जो हैं वो बहुत कम वैल्यू वाले हैं तो इनके दरमियान रिपल्जन की फोर्सेस भी बहुत कम होगी। लेकिन अगर ये चार्जेस बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले हैं तो उनके दरमियान रिपल्जन की फोर्स भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसकी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है इन दोनों के डिस्टेंस के। यानी अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन इसके स्क्वायर के मुताबिक। यानी अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो 4 गुना कम हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9 टाइम कम हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम बढ़ाता हूं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो 16 टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कूलम्स लॉ कहता है कि किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली कूलम्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कहा, इसे इक्वेशन 2 कहा। हमने क्या किया, एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो Q1 और Q2 यहाँ आ गया, आर स्क्वायर यहाँ आ गया और प्रोपोर्शनलिटी आ गई। अब प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम हटाते हैं हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू की साइन आएगी और कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है के, वो शो कर रहा है कूलम्स कांस्टेंट को। यहाँ जो के आ रहा है वो क्या शो कर रहा है, कूलम कांस्टेंट को, और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है 8.988 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू, और कुछ जगहों पर राउंड ऑफ करके बाकायदा 8.988 को उन्होंने 9 कर दिया होता है, तो और करके 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। लेकिन कूलम स्क्वायर का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कूलम स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है, ये है के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के को हमने डिफाइन किया कि भाई ये जो दो चार्जेस के दरमियान जो हमने ये रिलेशन बनाए ना, उन चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। और भाई मिसाल के तौर पर दो मैग्नेट है ना, फॉर एग्जांपल दो मैग्नेट जैसे से करीब ला रहा हूँ, उनके दरमियान अट्रैक्शन यानी अपोजिट पोल मैग्नेट के मैं लेके आता हूँ ना, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, और सिमिलर पोल लाता हूँ तो उनके दरमियान रिपल्जन होती है। मैग्नेट से तो हम खेलते रहे ना बचपन से, दो मैग्नेट को मैं यहाँ करीब लाऊंगा, उनके दरमियान मैग्नेटिक फोर्स थी, बीच में मैं अपनी किताब रख दूँ, तो क्या उन दोनों मैग्नेट के दरमियान
क्या उन दोनों मैग्नेट के दरमियान अब भी उतनी फोर्स अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी? जवाब है नहीं। बीच में मीडियम कौन सा है वो भी मैटर करता है। तो सेम यहाँ इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है या इन चार्ज के दरमियान कौन सा मीडियम है वो भी क्या करता है, मैटर करता है। और अगर इनके दरमियान फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई और चीज़ लेकर आए तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ हमने के को थोड़ा मजीद डिफाइन किया कि के हमारे पास बराबर है 1/4 पाई इप्साइलोन नॉट। इसे इप्साइलोन पढ़ते हैं, नॉट ई। नॉट शो कर रहा है जैसे वेयर इप्साइलोन नॉट शो कर रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। इट्स वैल्यू इज, ये शो कर रहा है कि दो चार्ज के दरमियान फ्री स्पेस है या एयर है। दो चार्ज के दरमियान क्या है, फ्री स्पेस जो है वो क्या है, फ्री स्पेस या एयर मौजूद है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमने कहा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, इट्स वैल्यू इज 8.854 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन ए। ये इक्वेशन ए हमारे पास था ना, इक्वेशन ए में हम जो है वो क्या कर रहे हैं, के की जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन गया, के की जगह हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मैंने बना दिया है, आगे इसका हमें क्या करना है, इस्तेमाल है। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस उसके दरमियान अगर हम कोई और मीडियम रख देते हैं, दो चार्जेस हैं उनके दरमियान फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है, हम उसकी बात करते हैं। When there is medium other than air between the charges, अब दो चार्जेस के दरमियान हवा या फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई और चीज़ होती है तो कूलम्स लॉ कैसे लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा एफ डॉट, एफ के ऊपर प्राइम लगा दिया ना हमने, एफ डैश कर दिया है क्योंकि अब इसकी वैल्यू कुछ और होगी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन लिखा। एप्सिलॉन जो है ना, ये जो है वो परमिटिविटी है और ये परमिटिविटी हर मीडियम के अलग अलग है। जैसे अगर फ्री स्पेस की हमारे पास जो वैल्यू जो थी वो 8.85 एक्सपोनेंट -12 थी ना, सेम इसी तरीके से हर मीडियम की जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि चार्ज जो है वो Q1 Q2 और R स्क्वायर अपनी जगह क्या रहा, सेम रहा। इसे इक्वेशन बी का नाम दिया। अब जो है वो ये फॉर्मूला तो सिंपल बन गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आ गया। भाई यहाँ तो कोई और मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम होगा भाई, उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ रखनी होगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, हम कंपेयर करते हैं किसी भी, गौर से सुनिएगा, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो भी वैल्यू आती है वो कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ हमारे पास बुक के अंदर पूरा एक चार्ट बना हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी की हम बात करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से हम डिवाइड करते हैं ना। ओके भाई, वैक्यूम है, वैक्यूम तो स्टैंडर्ड है ना भाई, उसकी परमिटिविटी 1। हवा जो है 1.000006, तो एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी को हम अमूमन 1 ही लेते हैं, दोनों को सेम रखते हैं। ठीक है, अब अलग अलग मटेरियल, टेफ्लॉन जो है इसकी परमिटिविटी 2 है, पॉलीप्रोपाइलिन है इसकी परमिटिविटी 2.2 से लेकर 2.28 तक हो सकती है, पॉलीस्टाइरीन जो है 2.4 से लेकर 3.2, वुड लकड़ी जो है उसकी परमिटिविटी 3.3 है, बैकलाइट जो कि प्लास्टिक की एक टाइप है 3.5 से लेकर 6 तक इसकी परमिटिविटी हो सकती है। वुड, अब देखो वुड में भी दो टाइप है, ऑक और मैपल। मैपल जो लकड़ी है उसकी जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी 4.4 है। गिलास की अगर हम बात करते हैं 4.9 से लेकर 7.5 तक है। वुड में अब तीसरी टाइप आ गई बिर्च 5.2 तक है। ग्लास बॉन्डेड मीका 6.3 से लेकर 9.3 तक है। और प्रोक्लीन जो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 6.5 है। और पानी जो है उसकी परमिटिविटी कितनी है, पानी की जो परमिटिविटी है वो है 80 जो है वो परमिटिविटी है। और इसका जिक्र यहाँ बुक के अंदर, चार्ट के अंदर नहीं है ना, यहाँ इसका जिक्र है। देखो, द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज अबाउट 80 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम। अब पानी की जो परमिटिविटी है वो क्या है, वैक्यूम के मुकाबले में 80 टाइम्स जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अब इस परमिटिविटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी मैं आगे इस पे जो है वो इसी लेक्चर में यहाँ ये साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको आज के इसी लेक्चर में जो है वो मैं आपको क्लियर करने जाऊँगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा आते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो भी वैल्यू आती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, यहाँ तक पहुँच गया। तो एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। देखो भाई, इसको लिखने का तरीका भी क्या, सी बनाओगे बीच में लाइन लोगे, ठीक है भाई, ये ज़हन नशीन करना। पुटिंग इन इक्वेशन बी में एप्सिलॉन की जगह
में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डाल देते हैं। चलो भाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यहाँ रख दिया हमने। अब जो है वो 1/epsilon आर को जो मैंने अलग किया, अब हमारे पास रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, एफ के। ये इक्वेशन 1 था ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एफ के। यहाँ तक आ गया भाई। अब जो है यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं 1/epsilon एफ। अब एफ यहाँ आ गया। अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा है, क्योंकि फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो सबसे कम होती है। देखो पूरा चार्ट देख लो, आपके सामने है। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, देखो वैक्यूम तो स्टैंडर्ड था, इसी से कंपेयर कर रहे थे ना। हवा देख लो जो कि बिल्कुल खाली खाली है, वो भी 1.006, 1 से ज़्यादा है। 2 तो ये 1 से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ हमने कहा रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो आती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आती है। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब जो दो चार्जेस है ना उनके दरमियान फ्री स्पेस होता है, उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, और इनके दरमियान अगर कोई और मीडियम लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा है, और 1 यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ है डिनोमिनेटर में। तो 1 से अगर डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिहाजा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो डिक्रीज हो जाती है। हमें बाकायदा प्रूफ करने को कहा जाता है कि भाई आप ये प्रूफ करके बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है जब दो चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम लेकर आते हो। तो यहाँ तक आगे हमने कहा एफ प्राइम जो है वो एफ के मुकाबले में क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी आ गई और वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस व्हेन देयर इज इंसुलेटर अदर देन इन बिटवीन द चार्जेस। जब दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर कोई भी लेकर आते हैं हवा के अलावा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने बाकायदा प्रूफ करने को आ जाए तो आपने कूलम्स लॉ से डेरिवेशन शुरू करके यहाँ तक करनी होगी। फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी आ गई, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1 F2 एक्सर्ट बाय अ चार्ज Q1 ऑन द चार्ज Q2। भाई देखो ये Q1 है ना, Q1 की वजह से देखो Q1 Q2 को धकेल रहा है। Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है, F1 F2 का नाम दिया हमने। इसी तरीके से Q2 की वजह से जो Q1 पर फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हमने नाम दिया है F21। F12 क्या है, 1 की वजह से 2 पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और 2 की वजह से जो 1 पर फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हमने नाम दिया है F21। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12 एक्सर्टेड बाय अ चार्ज Q1 ऑन अदर चार्ज Q2। Q1 की वजह से जो Q2 पर जो चार्ज अप्लाई हो रहा है उसे हमने F12 का नाम दिया। तो वेक्टर फॉर्म वाला है, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ इसके ऊपर एरो लगा दिया और इसके साथ क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो किसी भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, I J K यूनिट वेक्टर थे सारे। तो ये हमने यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिया, और यूनिट वेक्टर क्या है इसको यहाँ हमने शो किया R12। ये यूनिट वेक्टर है जो इस Q1 की वजह से अप्लाई होने वाली फोर्स जो Q2 पे हो रही है उसकी डायरेक्शन को शो करे। देखो यहाँ से यहाँ धकेल रहा है ना भाई, F की डायरेक्शन है। इसी तरीके से अगर R21 की डायरेक्शन देखेंगे तो R21 की डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ से यहाँ होगी, क्योंकि वो उसको वहाँ धकेल रहा है। तो यहाँ हमने सिर्फ इसकी बात की R12, वेयर R12 इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। R12 जो है इसकी डायरेक्शन है Q1 से लेकर Q2 तक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ एज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा होता है कि ये दोनों फोर्सेज जो है वो इक्वल और क्या है, अपोजिट है। एक्शन फोर्स अगर 1-2 है तो 2-1 जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी और क्या होगी, अपोजिट होगी। तो F12 बराबर है किसके, माइनस F21 के। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है ना हर एक्शन फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स के क्या है, इक्वल और अपोजिट है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो कर रहा होता है, लिहाजा F12 की जो भी वैल्यू होगी वो F21 के बराबर होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ जाकर ये कूलम लॉ जो है वो मुकम्मल हुआ। अब आके एक साइंटिफिक रीजन की बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ इसमें कहा जा रहा है व्हाई डू सोल्ट क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्ट क्रिस्टल जो है वो पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व क्यों होता है, तो थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। चले, वाई डू सोल्ट क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर, ये साइंटिफिक रीजन आ गया। आ सोल्ट क्रिस्टल इज एन आयनिक क्रिस्टल। सोल्ट क्रिस्टल जो होता है वो आयनिक क्रिस्टल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम आइंस
and the chlorine ions in a salt crystal are opposite charge। भाई सोडियम क्लोराइड है ना, उसमें सोडियम और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है, और अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों मजबूती के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीस आयन होल्ड द एटम टुगेदर, और इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इन दोनों को क्या करती है, मजबूती से आपस में एक दूसरे का साथ अटैच करती है। Note that Coulomb's law as stated above applies strictly to a vacuum, और ये जो कूलम्स लॉ यहाँ अप्लाई हो रहा है वो स्ट्रिक्टली किसके अप्लाई हो रहा है, वैक्यूम पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसे इसको पानी में डालते हैं तो पानी की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वो कितनी है, 80। तो इनको जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये दोनों दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि पानी की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 80 है, तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो 80 गुना कम हो जाती है। 80 टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हमने कहा ये स्ट्रिक्टली वैक्यूम कूलम्स लॉ पे अप्लाई हो रहा होता है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर, द फोर्स इज इफेक्टिवली द सेम एट इट वुड बी इन वैक्यूम। तो ये जो हम बता रहे हैं ना कि इनके दरमियान जो है वो कोई चीज़ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो इनके दरमियान फोर्स होती है, लेकिन जैसे ही पानी में हम लेकर आते हैं तो पानी की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 80 है। 80 गुना इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और ये क्रिस्टल क्या हो जाता है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये छोटा सा साइंटिफिक रीजन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।